स्वागत है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं व्यक्तित्व, पर्सनालिटी के बारे में। पर्सनालिटी के ट्रेट्स क्या हैं, कितने भाग में बटी हुई है और किस तरीके से अलग अलग टाइप की पर्सनालिटी होती है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। और जितने सीडीपी के कंटेंट है उन सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर सीडीपी रिलेटेड कॉन्टेंट। जैसा कि हम बात कर रहे थे पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व। व्यक्तित्व ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी में जिसमें सबसे ज्यादा पुरानी रिसर्चेज पाई जाती हैं। इसमें बहुत पुरानी पुरानी रिसर्चेज हैं, जिसमें कि रिसर्चर्स ने जो रिसर्च करके पता किया उस हिसाब से उनका ये था कि थिंकिंग, बिहेवियर, फिजिक, ये सारी जो चीजें हैं ये हमारी पर्सनालिटी का ही भाग होती हैं। साथ में ये बहुत अच्छा खासा समय लेता है जब ये खुद को शेप करता है। यानी किसी की भी पर्सनालिटी, आज मैं जो भी हूँ, जैसे भी बात करती हूँ, जैसे भी रहती हूँ, जैसा मेरा बिहेवियर है, जैसा मेरा फिजिक है, इसको बनने में एक अच्छा खासा समय लगा है। आप हर बार सर को एडमायर करते हो कि अभिलाष सर आप बहुत अच्छे से मेंटिंग करते हो, आप बहुत अच्छे से गाइड करते हो, तो सर वो तुरंत से नहीं सीख पाए होंगे। उन्होंने भी खुद को उस तरीके से देखा होगा, समझा होगा, उतनी डीप स्टडी की होगी, उनको उतना नॉलेज होगा कि वो आपको गाइड कर पाते हैं एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे जहाँ पे आपको उस हेल्प की जरूरत होती है। तो वो ये पर्सनालिटी है, इसको बनने में वक्त लगता है, वो धीरे धीरे आती है। तभी सर ने कहा था फर्स्ट लर्न देन अर्न। अगर आपने नहीं देखा है तो वो सारी लेक्चर्स आपको मंडे सीरीज में मिल जाएंगे, वहां पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं इनको, जब सर ये सारी बातें समझाते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। तो वहां पे जब आप देखते हो किसी चीज को, तो उस पर्सनालिटी जो है, उस व्यक्ति की व्यक्तित्व जो है, उसको बनने में एक समय लगता है। और वो समय जो है वो जरूरी है, बिकॉज जब बन रहा है उसको, कोई भी चीज को, ये धीरे धीरे पर्सनालिटी का बनना बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, स्लो एंड परमानेंट होता है, धीरे धीरे बनता है और परमानेंट की तरफ ही बढ़ते चला जाता है। हिपोक्रेट्स आए, उन्होंने भी पर्सनालिटी को डिफाइन किया, उसको भी उन्होंने अलग अलग तरीके से भिन्न भाषाओं में बताया, लेकिन इन्होंने जो बताया वो फिजिकल रूप के ऊपर मौजूद था कि कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई पतला है, इस तरीके से था। कार्ल हंग आए, जिन्होंने कि ये बताया कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनालिटी होती है, जो आज तक चली आ रही है कि हम एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट कहते हैं। ज्यादातर थियरीज उस समय की जो भी थी, वो सारी थियरी ज्यादातर स्टीरियोटाइप के ऊपर बेस्ड थी। लेकिन ऐसा हर बार ये माना गया कि जो पर्सनालिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड टाइप की होती हैं, उनका कोई लिमिट नहीं है, 5, 10, 15 हम ऐसे गिन नहीं सकते हैं। पर्सनालिटी इतने सारे टाइप की होती है। सोसाइटी में हम अलग बात करते हैं, हम घर पे अलग बात करते हैं, अलग तरीके से रहते हैं, दोस्तों से अलग तरीके से मुखातिब होते हैं, अपने टीचर से अलग तरीके से बात करते हैं, अपने बॉस से अलग तरीके से पेश आते हैं। तो अलग अलग डायमेंशंस पे अलग अलग टाइप की हमारी पर्सनालिटी होती है। कहीं पे हम एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कहीं पे इंट्रोवर्ट होते हैं, कहीं पे एम्बीवर्ट होते हैं, कहीं कहीं पे हमें जो लगता है बस हम सब कुछ बोल जाते हैं, कहीं हम आउटस्पोकन होते हैं। तो ये अलग अलग आयाम है हमारी पर्सनालिटी के, हमारे व्यक्तित्व के। इन सब में सबसे अच्छा काम था सिगमंड फ्रॉइड का, और इसी वजह से सिगमंड फ्रॉइड को हम पर्सनालिटी के एक जो नया आयाम निकल के आया साइको एनालिसिस, उसका फादर कहते हैं। फादर ऑफ साइको एनालिसिस इज सिगमंड फ्रॉइड। ये एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे, दिमागी तौर पे चीजों का, मरीजों का इलाज करते थे, और इन्होंने जो साइको एनालिसिस का एक नया फील्ड ही दे दिया। उस फील्ड में साइंटिफिक वैलिडेशन बहुत ज्यादा इन्होंने दिया। पर्सनालिटी को इन्होंने बताया कि इट इज समथिंग अनकॉन्शियस, ये अनकॉन्शियस रूप से होता है, जो व्यक्ति को भी नहीं पता होता है, कुछ ऐसा होता है। समथिंग विच इज इम्बेडेड विद इन, जो आपके अंदर ही है, धसा हुआ है, आपके अंदर रहता है, वही है पर्सनालिटी। और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी दिया। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कि इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि कोई चीज जो है हमारे दिमाग में अनकॉन्शियसली मौजूद है, वही है पर्सनालिटी। इसके लिए इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी दिया, और उसमें 3 स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी जो था सबसे ज्यादा फेमस था। और जो 3 स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी था वो था एड, ईगो एंड सुपर ईगो। जो एड था, एड का मतलब था कि ऐसे डिजायर्स जिनको फुलफिल करना है, एनिमलिस्टिक डिजायर्स, जो बस चाह गए कर लिए,
बस उस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्या सही है क्या गलत है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस डिजायर्स हैं जिनको पूरा करना है। ये आता है एड में, राइट। ये इविल मेथड भी यूज कर सकता है, साथ में इसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि गलत भी है वो, नहीं मुझे करना है तो बस करना है, ऐसा होता है। जो जिद होती है करने की कोई चीज, वो जिद है इड। और ये कई बार हार्मफुल भी हो सकता है, क्योंकि हर बार जो हम सोचें वो सही नहीं हो सकता है। तो दैट इज ऑल अबाउट इड। अब देखो, अब आते हैं सुपर ईगो की तरफ। ठीक है, सुपर ईगो जो है रिफाइंड क्वालिटीज के वैल्यूज को सस्टेन करता है। जो भी अच्छी क्वालिटीज हैं वो सारी की सारी सुपर ईगो में आती हैं। जो सही है वही किया जाना चाहिए, इससे उसका कोई मतलब नहीं है कि जो एड ने विशेज और डिजायर्स रखी हैं वो डिजायर्स पूरी हो रही हैं या नहीं, उस बात से कोई लेना देना नहीं है। वो ये होता है। और जो सुपर ईगो है उसकी प्रवृत्ति सेंट टाइप की है, और ये भी हार्मफुल हो सकता है, बिकॉज हर बार हम सेंटली प्रवृत्ति से हर चीज हैंडल नहीं कर सकते हैं। इस चीज को हम भी जानते हैं। सामने वाला व्यक्ति बार बार हमें धोखा दे रहा है, तो हम हर बार उसको उतनी ही खुशी से नहीं मिल सकते हैं। हम भी सावधान हो जाएंगे, चाहे कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, वो कितने भी अच्छे रिश्ते हो हमारे, लेकिन वो खराब हो जाएंगे क्योंकि हम भी वहां पे रुक जाएंगे, राइट। तो ये जो सुपर ईगो है वहां पे ये कहता है कि नहीं, वो कुछ भी कर रहा है लेकिन ये उससे उल्टे लहजे में बात करना, गलत शब्द बोलना गलत चीज है, तो हम नहीं बोलेंगे। तो ये क्या है, ये भी मोर और लेस हार्मफुल है। ठीक है, तो एड और सुपर ईगो दोनों हार्मफुल है अलग अलग तरीके से। जो सुपर ईगो है वो एड का कंप्लीटली ऑपोजिट है, और इन दोनों के बीच में संयम बनाता है ईगो। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप और बैलेंस स्थापित करता है ईगो। जो ग्राउंड रियलिटी है ये उसकी बात करता है। ह्यूमन वैल्यूज में ये क्वालिटीज और हमारा जो डिजायर है, इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने का काम करता है, और इसी सामंजस्य बैठाने के काम को हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। हम डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में भी बहुत अच्छे से करेंगे। एक बार एड, ईगो और सुपर ईगो को फिर से समझ लेते हैं। जैसे एड कहता है ये कि आई वॉन्ट टू डू इट राइट नाउ, मुझे चॉकलेट खाना है। सुपर ईगो ये बोलेगा कि नहीं, ऐसा चीज सही इंसान नहीं सोचते हैं। लेट्स से कि हम ऐसे नहीं सोच सकते हैं, बिकॉज अभी क्लास चल रही है, हम क्लास के बीच में चॉकलेट नहीं खा सकते हैं। पर ईगो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के जो झगड़ा ही हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो ईगो है वो अपना इंटरफेरेंस करेगा इन दोनों को बैलेंस करने के लिए, कि चलो ठीक है, इसको फिगर आउट कर लेते हैं कि कैसे हम चॉकलेट भी खा लें और हम जो क्लास में बैठ करके खाने की बात सोच रहे हैं वो भी गलत ना हो। तो दोनों के बीच में ये जो हम बार बार देखते हैं ना कि एक डेविल आता है और एक एंजल आती है, तो यही है वो डेविल और ये है वो एंजल, और इन दोनों के बीच में होता है ह्यूमन, जो हम ह्यूमन प्रवृत्ति से कोई भी काम करते हैं, दैट इज ईगो। तो देखो, ये जैसे कि हम बात कर रहे हैं डेविल और ईगो की, तो एड जो है वो इंस्टिंक्ट है, जो हमारे इंस्टिंक्ट कह रहे हैं, और सुपर ईगो जो है हमारी मोरालिटी है, जिसको हम एंजल कह रहे हैं। व्हाट आई शुड डू, क्या होना चाहिए, ठीक है, एंड व्हाट आई वांट टू डू, मैं क्या करना चाहती हूँ। ये सारी चीजें, यहाँ चाहना है, यहाँ पे सेल्फिशनेस है, लेकिन यहाँ जो सुपर ईगो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ नम्रता का भाव है। और जो आई विल है वो ये कहता है कि रियलिटी में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा भाग इससे लेकर के, थोड़ा सा भाग इससे लेकर के हम अपना एक बीच का रास्ता निर्माण कर लेंगे। तो वो ये तीनों है, एड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब देखो, जब बात सिगमंड फ्रॉइड की हो रही थी, तो सिगमंड फ्रॉइड ने हमारे माइंड को कहा था कि अनकॉन्शियसली हमारे अंदर जो है वो पर्सनालिटी है। तो जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको आइसबर्ग से कंपेयर किया था। उनके हिसाब से जो बाहरी चीज दिख रहा है, आइसबर्ग का जो बाहरी हिस्सा हमें दिख रहा है, वो कॉन्शियस माइंड है। ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड वो है जो हमें ऊपर से बर्फ का वो परत दिख रहा है, जो कि हम जान रहे हैं कि इससे ऊपर थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है हमें, मतलब सरफेस भी दिख रहा है और थोड़ा नीचे का भी दिख रहा है पार्ट। तो दैट इज सब कॉन्शियस माइंड, एंड अनकॉन्शियस माइंड इज दिस पार्ट जो नीचे में छुपा हुआ है, दैट इज अनकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में हम आज तक यही कहते हैं कि हम अपने अनकॉन्शियस माइंड की जो एबिलिटीज है उसको हम आज तक सही से समझ ही नहीं पाए हैं। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हमारा अनकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा तेज है, इतना ज्यादा जागृत है, और उसको एक बार अगर हम जागृत कर लेते हैं तो जो इनलाइटेंड पर्सन हम बोलते हैं वो इनलाइटेंड पर्सन बन जाते हैं। तो दैट इज बिकॉज ऑफ कि एक ऐसा पार्ट ऑफ माइंड अभी भी हमारे पास है
जो कि अनकॉन्शियस स्टेट में है, जिसको जैसे ही हम जगा लेते हैं, जागृत कर लेते हैं, वैसे ही हम एक इनलाइटेंड पर्सन बन जाते हैं, राइट। आप भी अपना सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड राइज कीजिए डेली वाइट्स के साथ। सीटेट के मॉक पेपर अवेलेबल हैं www.dailybites.in पर। गो देयर, बूस्ट योर परफॉर्मेंस अ लेवल अप विद डेली वाइट्स। नाउ मूविंग टू द डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्या हो रहा है? तो जैसे डिफेंस मैकेनिज्म क्या हम पढ़ रहे थे अभी, कि ये था कि वो सुपर ईगो और एड के बीच में जो सामंजस्य स्थापित कर रहा है वो है डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसमें बहुत सारे टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म है। अब तक तो खैर 100-200 टाइप के भी डिफेंस मैकेनिज्म होंगे, तो हम मना नहीं कर सकते हैं, इतने सारे टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं एक पर्सन में। लेकिन उनमें से ये कुछ 10 हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में लगभग टाइम सवाल पूछा गया डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम में, सिर्फ सीटेट में ही नहीं, अलग यूपी टेट में, DSSB में, रीट में, केवी में, JNV में, अलग अलग एग्जाम्स जो हो रहे हैं हमारे टीचिंग से रिलेटेड, वहां पे ये पूछा जाता है। तो देखो, सबसे पहला है हमारे पास डिनायल। हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, रियलिटी को, वास्तविकता को स्वीकार करने की इच्छा नहीं जता रहे हैं, ठीक है। आई कांट लेट इट हर्ट, मैं ऐसा नहीं करने दे सकती। अब पर्सन सामने वाला हर्ट हो चुका है, लेकिन दिमाग में क्या आ रहा है, नो मैंने ऐसा नहीं किया है, ठीक है, लेकिन वो तो हो चुका है। कोई व्यक्ति, कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त है, इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई बहुत अच्छा दोस्त है आपका, और उसने कोई ऐसी बात कर दी है कि आपको वो चीज लग गई है, और आप ये बार बार अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो ऐसा नहीं कर सकती है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो आप किस चीज में जी रहे हो? आप डिनायल में जा रहे हो, आप डिनाई कर रहे हो चीजों को। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। नाउ मूविंग टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि किसी एक चीज को, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म से, एक चीज को दूसरे चीज से रिप्लेस कर देना, दैट इज अनदर टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये देखो, यहाँ पे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ बॉस थी, इम्प्लॉय पे गुस्सा आई और इम्प्लॉय घर पे आके इसने फिर से गुस्सा कर दिया। तो ये एंगर अपना बॉस को नहीं दिखा सकता था, लेकिन ये एंगर अपना दूसरी जगह डिस्प्लेस इसने कर दिया, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट इज फैंटेसी। फैंटेसी इज सिंपल डे ड्रीमिंग। हम जो ख्याली पुलाव पका रहे हैं, दिन में बैठ करके सपने देख रहे हैं, दैट इज डे ड्रीमिंग। आइडेंटिफिकेशन, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना जिसकी एक आइडेंटिटी बनी हुई है, ठीक है, यानी कि अगर उसकी आइडेंटिटी बनी हुई है तो वो पर्सन और वो चीज फेमस है, तो उस फेमस चीज से खुद को अटैच करना ताकि अपनी जो एड की इच्छाएं थी वो पूरी हो सके, तो दैट इज आइडेंटिफिकेशन। नाउ मूविंग टू आइसोलेशन, कि आइसोलेशन क्या होता है, हम डिटैच कर लेते हैं किसी भी चीज से, इन फेमस थिंग से, फीलिंग से, इन सारी चीजों से जो हम डिटैच कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एक चीज और है, यहाँ रिप्रेशन है, रिग्रेशन है एंड सब्लिमेशन है। तो इन सब को भी अगर हम देखें तो देखो, सब्लिमेशन हम क्या कह रहे हैं, सब्लिमेशन हम उसको कह रहे हैं कि कुछ ऐसी इच्छाएं जो कि किसी सिचुएशन में एक्सेप्टेबल है, किसी सिचुएशन में नहीं है। रिप्रेशन हम उसको कह रहे हैं, रिप्रेशन में हिंदी में इसको हम कहते हैं दमन, जहां पे ईगो जो है सप्रेस कर रहा है एड को, एड की कोई ऐसी प्रबल इच्छा है जो कि सही नहीं है, तो उसको सप्रेस किया जा रहा है। नेक्स्ट इज रिएक्शन फॉर्मेशन, शोइंग ऑफ डिफरेंट थिंग, यू डोंट फील इट बट यू से इट। हमारे नेता वो फील नहीं करते लेकिन बोलते तो बहुत सारी लंबी लंबी बातें हैं, तो दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब देखो इन सब में डिफरेंस क्या है। सब्लिमेशन में क्या हुआ, आपने क्या किया, सबलाइन किया है चीजों को। कैसे सबलाइन किया है कि किसी एक सिचुएशन में, देखो मारना गलत है, लेकिन जब अगर बॉक्सर है तो वो मारेगा नहीं तो वो जीतेगा कैसे, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे आया सब्लिमेशन। रिग्रेशन, जो चीजों को हम खुद के अंदर रख करके रिग्रेट कर रहे हैं, चीज रोके हुए हैं। और रिप्रेशन क्या होता है, रिप्रेशन आप ही के मन ने आपको रोका है, दैट इज रिप्रेशन। आपकी कोई एक एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट है कि मुझे उस व्यक्ति का मुंह तोड़ देना है, उसने बदतमीजी कर ली, अब मेरे से नहीं बर्दाश्त होगा, तो मेरे को उसका मुंह तोड़ देना है। लेकिन मुंह तोड़ना तो हर चीज का इलाज नहीं है, राइट। तो आपके उस एड का जो एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट है, उसको, उस इंस्टिंक्ट को बहुत तेजी से डांट करके रिप्रेस किया है
ईगो ने, क्योंकि उसको पता है कि अगर आपने मुंह तोड़ दिया तो उसके आसपास के जो भी लोग होंगे वो जाके पुलिस में खबर कर देंगे और आपकी वो पिटाई हो जाएगी और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं रिप्रेशन, रैशनलाइजेशन, प्रोजेक्शन एंड आइसोलेशन। देखो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन में हम क्या कर रहे थे, हम आइडेंटिफिकेशन में अटैच कर रहे थे और आइसोलेशन में हम उसी को डिटैच कर लेंगे, चीजों से, फीलिंग से, इन सब से डिटैच कर लेंगे। प्रोजेक्शन में हम किसी भी चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, रादर हम ब्लेम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट करें कि भैया हम तो बहुत अच्छे हैं, हमसे तो नहीं हुआ ये, ऐसे करके जब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एंड रैशनलाइजेशन में हम किसी भी चीज का रैशनेल दे रहे हैं, हमने ये गलती की ही नहीं है, ये गलती कैसे हो सकता है, नहीं ये तो मैंने ये सोच के किया था, हम रैशनेल दे रहे हैं। दैट इज रैशनलाइजेशन। एक डिफेंस मैकेनिज्म में फैंटेसी की जो बात की हमने, उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक बॉय को, एक छोटे बच्चे को बार बार बुली किया जा रहा है। तो उसने क्या किया, वो ये सोच रहा है कि मेरे पास भी वुल्वरीन जैसी ताकत होती तो मैं भी इन लोगों को बता पाता। ऐसे सोच करके वो खुद को उसी एक जॉनरा में रखे हुए है, इमेजिन कर रहा है, फैंटेसाइज कर रहा है कि वो क्या कर सकता है। एक अलग सी डे ड्रीमिंग वाली सिचुएशन में वो है। मेरे पास भी टोनी स्टार्क जैसा कोई पर्सन होता जिसके अंडर मैं काम करता या मैं काम करती, या मेरे पास भी जारविस होता जो मेरे लिए काम करता। तो ये सारी चीजें क्या है, ये डे ड्रीमिंग है, हम सोच रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, दैट इज फैंटेसी। एंड वी हैव स्टडीड अबाउट प्रोजेक्शन एंड रेशनलाइजेशन। तो देखो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन की जो हम बात कर रहे हैं, तो आइडेंटिफिकेशन में एक ऐसा एग्जाम्पल, कोई एक ऐसा पॉपुलर पर्सन है जिसको हम इंस्पायर कर रहे हैं। लेट्स से कि मैं लता मंगेशकर की तरह गाना गाना चाहती हूँ, मैं टेलर स्विफ्ट की तरह अपने गाने लिखना चाहती हूँ, अपने जीवन पे ऐसे लिखना चाहती हूँ और बहुत धूम मचाना चाहती हूँ, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम किसी एक को आइडियल मान करके आगे काम कर रहे हैं, ठीक है। देन हमने एक बात की और रैशनलाइजेशन की और आइसोलेशन की। यहाँ पे देखो शो ऑफ कर रहे हैं, अंदर में कुछ और है मम्मी के, लेकिन वो बोल कुछ और रही है, राइट। ये कह रही है आई हेट माई सेल्फ, पर यहाँ पे ये बोल रही है अपनी बेटी को आई हेट यू, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अंदर में कुछ और है, बाहर हम कुछ और शो कर रहे हैं, शोइंग इट ऑफ। एंड लास्टली इज आइसोलेशन। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई आई हैव बीन स्टॉपिंग इट टिल नाउ। आइसोलेशन में क्या हो रहा है कि हम एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जहां पे हम खुद को सारी चीजों से आइसोलेट कर लेते हैं। एम्प्टीनेस का भाव भी होता है कभी कभी, कभी कभी सॉलिट्यूड का भाव भी होता है, कभी ये भी होता है कि हम जैसे भी हैं सेल्फ सफिशिएंट हैं, तो कभी ये भी होता है कि मुझे तो कोई समझेगा ही नहीं। तो हमने क्या किया, खुद को चीजों से आइसोलेट कर लिया, तो दैट इज आइसोलेशन। और ये भी एक काइंड का और बहुत ही पॉपुलर टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है जो हम सभी करते हैं, किसी ना किसी मोड़ पे जाकर के हम सभी इसका काम करते हैं, राइट। नाउ जो रैशनलाइजेशन है उसके बारे में भी हमने बात की। रैशनलाइजेशन भी जो इमेजिनेशन है और जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है, उन सब के बाद, आइसोलेशन के बाद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहां पे हम अपनी गलती मान नहीं रहे हैं, वो हम इस चीज को मान ही नहीं रहे हैं कि मेरे से ये गलती हुई है, रादर देन हम ब्लेम कर रहे हैं। लेट्स से हमारी इंडियन मॉम्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, दे आर वेरी स्वीट बट दे आर सैवेज, वो सैवेज भी उतनी ही होती हैं। कैसे अब ये कह सकते हैं, देखो भाई साफ सी बात है, अगर कांच का ग्लास तुमसे टूटा है, तुम अंधे हो क्या, कैसे नहीं दिखा तुम्हें कि यहाँ पे कांच का ग्लास रखा हुआ है, लेकिन अगर ये चीज उनसे टूटा है तो वो ये क्या बोलेंगे, कौन अंधा यहाँ रखा है ग्लास, उसे पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया है। बड़ा ही फनी लगता है सुनने में, बट ये एक रैशनेल है कि उनसे जो गलती हुई है उसको उन्होंने जस्टिफाई कर दिया, उनको एक रैशनेल दे दिया कि ये किसी और पर्सन ने किया था, उनसे नहीं टूटना था, वहां पे तो किसी और ने रखा था, ये तो तुमने रखा था, इसी वजह से वो टूटा है, तो गलती तुम्हारी हो गई, गलती रखने वाले की हो गई, तोड़ने वाले की नहीं हो गई। लेकिन ये केस उलट जाता है जबकि बारी हमारी आती है। तो दे आर सेवेज पर्सन्स, दे आर स्वीट, दे आर सेवेज ऑल्सो। नाउ कुछ और एग्जाम्पल है रैशनेल का, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक एक्सक्यूज मेकिंग भी है। एक लेमेन्स लैंग्वेज में बात करें तो एक्सक्यूज मेकिंग भी हम इसको बोल सकते हैं। जैसे कि पेरेंट ने बच्चे को पीट दिया और ये कह रहे हैं कि ये उसी के अच्छे के लिए पिटाई हुई है ताकि वो बाद में ऐसी गलती ना करे,
ये बदतमीजी थी, ऐसे था वैसे था, तो उन्होंने क्या किया, रैशनल प्रोवाइड किया कि बच्चे को पनिशमेंट क्यों मिली है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप खुद भी सोच सकते हो। सिंपल है डिफेंस मैकेनिज्म, बहुत ज्यादा इसमें डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं है, छोटे मोटे एग्जाम्पल्स देख लो आप, आपका काम हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पर्सनालिटी टेस्ट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। पर्सनालिटी का टेस्ट करना, जो दो टाइप का होता है, एक सेल्फ रिपोर्ट होता है एंड नेक्स्ट इज अनदर वन इज प्रोजेक्टिव। जो सेल्फ रिपोर्ट है, यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जाता है और आपने जो जवाब दिया है उसी को आंसर मान लिया जाता है। राइट, आपसे कोई चीज सवाल पूछा गया, आपने जो जवाब दिया उस पर कोई एनालिसिस नहीं किया गया, उसको एज इट इज मान लिया गया। दिस इज वन ऑफ द डायरेक्ट टाइप ऑफ टेस्ट, कैन बी फॉल्स। आप झूठ भी बोल सकते हो अपने बारे में। आप कितनी दफा झूठ बोलते हो दिन भर में, क्या पता आप हर दिन बोलते हो, क्या पता आप नहीं बोलते हो, लेकिन आपने बोल दिया कि नहीं, मैं, मेरी मर्जी है, मेरे हिसाब से चलती हैं सारी चीजें। ठीक है, तो ये गलत भी हो सकता है, रिलायबल नहीं है। लेकिन ये इसमें एक चीज और बात है, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स, दैट इज ये सब्जेक्टिव है। हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आंसर्स को माउल्ड कर सकते हैं, अपने हिसाब से बदल सकते हैं। मैं नहीं करती, हो सकता है वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ज्ञान तो यही दूंगी अपने स्टूडेंट्स को कि नहीं, आपको मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्थ के लिए, माइंड के लिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। राइट, तो ये हम क्या सिचुएशन के अनुसार चेंज कर सकते हैं, तो इसमें सब्जेक्टिविटी है। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज MMPI, और इसी MMPI का इंडियन वर्जन है JMPI। अभी हम इसके बारे में भी जानेंगे। नाउ मूविंग टू द प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या होता है कि हम प्रोजेक्ट करते हैं एज इन की आपको कोई चीज दी गई और आपसे पूछा गया, आपको इसको देखने के बाद सबसे पहली चीज क्या समझ में आता है। जैसे हम कहते हैं यादों का भी स्वाद होता है, समोसा, मैंने जैसे समोसा कहा, आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बना, मुंह में एक स्वाद आ गया, तो आपने एक्सप्लेन किया और आपके उस एक्सप्लेनेशन से मुझे ये समझ में आएगा कि आपको वो चीज कितनी पसंद है और कितनी नहीं है। गुलाबी, नीला, गुस्सा, कुछ ना कुछ, जब एक वर्ड हम सुनते हैं, एक सिचुएशन सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज आती है। दोस्त, प्यार, तो जब दोस्त कहा है तो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड आपके दिमाग में आएगा, उसकी इमेज बनेगी। जब प्यार कहा है तो जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आपकी माँ, आपके पापा, आपके कोई दोस्त, आपके कोई स्पेशल फ्रेंड, उनके बारे में आपके दिमाग में प्रोजेक्ट हो सकता है। तो वहां से हम कंक्लूजन निकालते हैं। तो देखो, ये कंक्लूजन पे बेस्ड है, और कंक्लूजन कौन निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे साइकोलॉजिस्ट। तो ये एक इनडायरेक्ट टाइप ऑफ टेस्ट है। गलत बहुत कम समय होता है, ये मोस्टली ये रिलायबल है, सिंस ये गलत कम होता है सेल्फ रिपोर्ट की तुलना में, तो ये रिलायबल है। ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट है, अगर कोई इमेज दिखा करके, जो इल्यूजनल इमेज होती है, उससे उसके बारे में पूछा गया, वो कितनी बार गलत होगा, आप उसको कितनी बार भी देखोगे, आपको फर्स्ट टाइम वही दिखेगा जो पहली बार में दिखा था, बाद में ही आपको और सारी चीजें दिखेंगी। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है। आंसर्स इसमें मोर और लेस फिक्स्ड रहते हैं, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होते हैं। इसका बहुत ही फेमस टेस्ट है रॉशैक इंक ब्लॉट टेस्ट, जिसमें इंक की ब्लॉटिंग की जाती है और दिखाया जाता है इमेज, और आपके दिमाग में पहले क्या चीजें बन रही हैं उसके बारे में बात की जाती है। कुछ सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इनमें से तो लगभग ये 3-4 तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इनको ध्यान रखिएगा। जो पहला टेस्ट था वर्ल्ड में आया था, दैट इज MMPI मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। देन उसी का इंडियन वर्जन था जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। ध्यान रखिएगा, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है और ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। फिर आया NeoPI, यानी ये था NeoPI जो था, ये इम्प्रोवाइज्ड वर्जन था MMPI का पर्सनालिटी इन्वेंट्री। जो मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री था, उसी का एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन था। फिर आया हमारे पास IPQ यानी आइजन पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर, इसमें भी क्वेश्चनेयर था, आंसर किया जाता था। फिर आया 16PF 16 फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी, ये दिया था हमें रेमंड कैटल ने। तो हमने रेमंड कैटल के बारे में जब पढ़ा था, उन्होंने इंटेलिजेंस में भी काम किया था और उन्होंने पर्सनालिटी में भी काम किया है। उन्होंने 16 पर्सनालिटीज के बारे में बताया था, जिसमें बहुत सारे टाइप्स थे, जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। आप इसको पढ़ो, समझो और समझ में आएगा कि आप इसमें से कहाँ लाई करते हो। नाउ मूविंग टू द प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट में हमारे पास एक तो वो था ही जो भी हमने पढ़ा था, वो जो इंक ब्लॉट टेस्ट था। ये इंक ब्लॉट टेस्ट का एग्जाम्पल है। ये देखो कितने 10 कार्ड्स हैं, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंक के ब्लॉटिंग है, और आप जो इसको पहली बार देख के समझ पा रहे हो, फिर उसी से कंक्लूजन निकाला जाता है कि आपके कौन से टाइप की पर्सनैलिटी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज स्टैट।
यानी थीमेटिक एप्रीहेंसिव टेस्ट, RPFS, RIBS, कंटेम्परराइज्ड थीम्स concerning black test and TEMS, tell me a story, कंप्लीट सेंटेंस, स्टोरी, ऐसा करके भी बहुत सारा टेस्ट है जिसमें हम जिसके बारे में हमें मिलेगा पढ़ने के लिए। एनसीईआरटी में सारा 12th की जो एनसीईआरटी साइकोलॉजी की है उसमें ये सारी चीजें दी हुई हैं। आपको याद रखने के लिए ये वाला याद रख लो, थीमेटिक एप्रीहेंसिव टेस्ट, RPFS याद रख लो। ये कभी पूछा हुआ है किसी सीटेट किसी भी टेट के एग्जाम में, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो इनको ध्यान रखना। इनके फुल फॉर्म्स ही पूछते हैं और ज्यादा कुछ पूछता नहीं है, तो ये ध्यान रखना। या फिर ये पूछ लेता है कि ये बहुत सारा टेस्ट 4 ऑप्शन में दे देगा, उसमें से ये पूछ लेगा कि कौन सा प्रोजेक्टिव टेस्ट है, कौन सा वो वाला टेस्ट है, सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट है, यहां तक पूछता है, राइट। चलिए एक फटाफट से क्विक रिकैप कर लेते हैं। आज हमने पर्सनालिटी में क्या देखा है। पर्सनालिटी में हमने देखा एड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में। जो एड है वो जिद्दी है, एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट का है। जो सुपर ईगो है वो बहुत ही मोरल है, बहुत ही सेंटली प्रवृत्ति का है, बहुत ही संत टाइप की प्रवृत्ति का है। और जो ईगो है इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाता है, एड और सुपर ईगो के बीच में, इसके बारे में है। हमने फिर डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा। जब ईगो सामंजस्य बैठाता है तो वो बैठाता है डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू। हमने उसमें 10 डिफेंस मैकेनिज्म पढ़े, बहुत सारे थे, जिसमें प्रोजेक्शन था, सब्लिमेशन था, रिप्रेशन था, रिग्रेशन था, रैशनलाइजेशन था, कॉम्पेंसेशन था। देखो यहाँ कॉम्पेंसेशन है, किसी एक का दूसरा नाम है। बताओ आप क्या समझ पाए कॉम्पेंसेशन से। विड्रॉवल है, जैसे कि विड्रॉ हम कर रहे हैं खुद को, यानी आइसोलेट कर रहे हैं। सिंपैथी है, डिस्प्लेसमेंट है एंड आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखे। फिर हमने इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के बारे में भी जाना, जहाँ पे ये देखो ये कलर बेसिस पे हमें यहाँ पे दे रखा है कि आप इनमें से कहाँ लाई करते हो। पढ़ो, देखो, समझो और अपनी पर्सनालिटी के बारे में मोर और लेस आप खुद भी पता लगा सकते हो। सो दिस वॉज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां, जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली वाइब्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।